नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। पिछली दो क्लास में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जो बेसिक डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में दी गई है उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुल 4 सेक्शन जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं। पर वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेरी जो है वो करना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ईमानदारी से सीरीज़ को सुन रहे हैं और जो मैं होमवर्क आपको देता हूं उसको आप करके आ रहे हैं। कारण क्या है कि यदि आप होमवर्क परफॉर्म नहीं करेंगे या इनको रिपीटेशंस नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो जो हम आगे पढ़ते जाएंगे पीछे का हम छोड़ते जाएंगे। तो आज आपकी परीक्षा है कि आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखकर बताएं कि आप में से कितने व्यक्तियों ने इसको रिवीजन करा, कितने व्यक्तियों ने इसको याद किया और कितने व्यक्ति भविष्य की पर्सपेक्टिव में इस एक्ट को समझने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारी टीम आपको आंसर देने का पूरा जो है वो प्रयास करेगी। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 कि जो कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जज कौन होगा, इसकी पावर्स क्या हैं और सीआरपीसी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। इसके अलावा हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि रिसेंटली सेक्शन 29A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 18 से जो है वो इंसर्ट हुआ है, जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस एक्ट की स्मूथ फंक्शन के लिए रूल्स जो है वो इनेक्ट करे, बिफोर बोथ द हाउस जो है वो रखे और उसको अप्रूव जो है वो कराए। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि चैप्टर नंबर 2 में कुल 4 सेक्शन जो है वो रखे गए हैं। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। तो कुल 4 सेक्शन से मिलकर एक चैप्टर जो है वो तैयार हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल जज को अपॉइंट कौन करेगा, इसकी पावर्स क्या हैं और इसके अलावा इसकी योग्यता क्या है। जिस कारण सेक्शन 3 मतलब 3, इसको 3 हिस्सों में जो है हम बांट देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि स्पेशल जज जो है वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग फंक्शन एंड फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग एनी पर्सन गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रोवेनिंग। इस एक्ट के उल्लंघन के पर्सपेक्टिव में सजा देने के लिए, उसकी ट्रायल करने के लिए स्पेशल जज का अपॉइंटमेंट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करेगी। दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि जो अधिकारी अपॉइंट होगा उसे हम कहेंगे स्पेशल जज, जो इस एक्ट के वायलेशन को जो है वो सुनेगा। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी के जो मामले होते हैं या अबेटमेंट के मामले जो होते हैं उनको जो है वो सुनेगा। इसके अलावा अगर किसी कानून के तहत कोई अपराध जो है वो बन रहा है तो एंटी करप्शन के अपराध के साथ साथ उसे भी वो सुन सकता है, उसकी ट्रायल के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और पार्ट 3 में बात लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति स्पेशल जज के लिए ऑथोराइज या एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो सेशंस जज ना हो। इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंक्लूड किया गया है एडिशनल सेशन जज को और असिस्टेंट सेशन जज को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कानून का हमें देखने को मिलता है। मित्रों, हम बात करेंगे सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 उस प्रक्रिया को डिफाइन करता है जिसके तहत स्पेशल जज को जो है वो कार्य करना होता है। हमने नंबर क्या बोला, 4। तो ये सेक्शन भी जो है ये बटा हुआ 4 हिस्सों में, ये 4 पार्ट्स के अंदर। पहली पार्ट का ये कहता है कि जिन ऑफेंसेस की कैटेगरी को सेक्शन 3 पीसी एक्ट में डिफाइन किया गया है, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी स्पेशल जज उन्हें ही ट्राई करेगा, अन्य किसी जज के पास उन्हें ट्रायल की पावर नहीं है। केवल स्पेशल जज सेक्शन 3 पीसी एक्ट में अंकित ऑफेंसेस को ट्रायल करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर किसी एरिया के लिए गवर्नमेंट स्पेशल जज को अपॉइंट करती है तो उस एरिया को स्पेसिफिक करेगी। ये एरिया एक से अधिक एरिया भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि किसी एरिया के लिए अपॉइंटमेंट है तो वो एरिया स्पेसिफिक होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कानून की देखें कि स्पेशल जज जब किसी ऑफेंस को ट्राई करेगा तो यदि कोई ऑफेंस आईपीसी में भी अपराध कॉन्स्टिट्यूट करता है या जनरल लॉ में भी अपराध कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसकी ट्रायल सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होनी है, तो वो जज उस ऑफेंस को भी ट्रायल कर सकता है। तो इसका मतलब जनरल ऑफेंसेस जो कि आईपीसी में है, इनके साथ साथ पीसी एक्ट का ऑफेंस भी स्पेशल जज के द्वारा ही वो ट्रायल किया जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 2 जनों ने कॉन्स्पिरेसी करके रिश्वत ली, तो ये पीसी एक्ट में भी ऑफेंस है और सेक्शन 120B आईपीसी का भी जो है ऑफेंस है। तो दोनों ही ऑफेंस स्पेशल जज जो है वो ट्रायल कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्ट 4 की कि इसका ट्रायल जो है वो स्पीडली करना है
और ट्रायल 2 साल में कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट बात है। इस पीरियड को 6 मंथ तक एक्सटेंड वो कर सकता है, पर ऐसा एक्सटेंशन 4 बार से अधिक नहीं होगा और 4 साल में ट्रायल कंप्लीट करना ही करना है, इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन पीरियड ऑल्सो। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि 2 साल में ट्रायल तो पूरी करनी है, 2 साल में नहीं हो पाई तो 6-6 महीने करके आप 4 बार जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो मूल अवधि और एक्सटेंडेड अवधि मिलाकर 4 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्लिगेशन जो है वो इम्पोज किया गया है। तो कुल मिला के स्पेशल जज के लिए एक बात कही गई है कि इसको ट्रायल फास्ट करनी है जितना प्रैक्टिकल हो सके, और अगर नहीं कर पा रहा है तो किसी भी हालत में 4 साल में तो करनी ही करनी है। 4 साल से अधिक एक्सटेंशन किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है। दोस्तों सेक्शन 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सेक्शन 5 में 5 सब क्लॉज नहीं है, यहाँ पर 6 सब क्लॉज हैं। 56 इंच का सीना जो हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन हमेशा ही जो है वो चलेगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी कि शुरू के 3 पार्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1, 2, 3। पार्ट 1 में क्या क्या रखा है कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी स्पेशल जज को जो प्रक्रिया अपनानी है ट्रायल की वो कैसी होगी, जो मजिस्ट्रेट वारंट केस के ट्रायल में अडॉप्ट करता है। अगर हम सीआरपीसी को देखें तो वारंट केस की ट्रायल जो है वो 2 तरीके से है, एक तो है ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक है अदरवाइज ऑन द पुलिस रिपोर्ट। इट मीन्स अ कंप्लीट केस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये टेंडर ऑफ पार्डन भी जो है वो कर सकता है यदि कोई अपराध जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है और किसी व्यक्ति के पास जो है उस अपराध के बारे में इंफॉर्मेशन है कि किसके द्वारा किन परिस्थितियों में और कैसे अपराध किया गया, और वे व्यक्ति इन परिस्थितियों को डिस्कस करने के लिए तैयार है। उस पर्सपेक्टिव में उसको क्षमादान टेंडर ऑफ पार्डन कर सकता है। यदि ऐसा वो करता है तो ये सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 से जो है वो कवर होगा और इसका प्रभाव वही माना जाएगा जो सेक्शन 307 सीआरपीसी का होता है। इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, आप लोग नोट कर लें कानून के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर लिखी गई बातों और सीआरपीसी में लिखी गई बातों को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पर इसका दर्जा जो है जज का वो कोर्ट ऑफ सेशंस के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, भले वो ट्रायल जो है एज ए मजिस्ट्रेट कर रहा है और इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसे हम कहेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कानून का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। यदि हम बात करते हैं रिमेनिंग 3 क्लॉजेस की तो वहाँ पर इतनी कोई इफेक्टिव बात नहीं लिखी गई है, केवल इतना सा लिखा गया है कि 326 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के प्रोविजन से भी ये अपनी प्रोसीडिंग को गवर्न करेगा और उक्त बात किसी भी रूप में सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 को जो है अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 में लिखी गई है कि स्पेशल जज जो है एज पर लॉ जो ऑथराइज उसे किया गया है वो सेंटेंस या कन्विक्शन जो है वो पास कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिस्ट्रिक्ट जज की तरह ये एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस जो 1944 का है उसके तहत पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कानून का रहा है। तो आज दोस्तों हमने ये समझा कि स्पेशल पर्सपेक्टिव में जो पावर्स सेक्शन 5 में इसे दी गई है वो क्या है, उसके तहत ये कैसे अपनी पावर एक्सरसाइज करता है और इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो है वो कानून में क्या है। दोस्तों हम में से काफ़ी लोग काला बाजारी के नाम से जो है वाकिफ़ होंगे। अगर कोई व्यक्ति काला बाजारी करता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में इनेक्ट किया गया था और सेक्शन 3 जो है इसका कुछ ऑर्डर्स को प्रोपाउंड करता है। इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने जानबूझकर किसी व्यक्ति का गलत प्रोसिक्यूशन करा है तो उसके विरुद्ध भी धारा 12A के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो यदि 12A का वायलेशन को पब्लिक सर्वेंट करेगा तो उसका मुकदमा स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चलेगा, जिसके तहत उसकी कार्रवाई सेक्शन 326 सीआरपीसी से गवर्न होगी। प्रोसीडिंग समरी इन नेचर होगी और अमाउंट ऑफ कन्विक्शन जो है वो अप टू 1 ईयर होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेक्शन 6 कहता है कि अगर कन्विक्शन का क्वांटिटी अगर 1 मंथ है प्लस 2000 रुपये फाइन है तो वहाँ पर आप अपील भी जो है वो नहीं कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इससे ऊपर तो हम कर सकते हैं बट यहाँ तक उसने फाइन कर दिया तो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे पनिशमेंट 1 साल से अधिक करना है और इस पर्सपेक्टिव में वो चाहे तो सेक्शन 6 की पावर का इस्तेमाल करते हुए कंसर्न पार्टीज़ को हियरिंग का मौका देते हुए इस ट्रायल को वारंट ट्रायल की तरह जो है वो कंडक्ट करेगा
और अगर उसने प्रोसीडिंग इनिशियली कंडक्ट कर दी है एज ए समरी ट्रायल और बाद में वारंट ट्रायल में कन्वर्ट करता है, तो वहां पर गवाहों को रिकॉल करेगा, उन्हें रीहियर करेगा, री एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद जो है वो फैसला मजिस्ट्रेट के रूप में जज जो है वो कर सकता है, जो सेक्शन 6 का जो है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। दोस्तों आज हमने समझा कि स्पेशल कोर्ट क्या है, इनकी पावर्स क्या है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, इवन अगर इनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फंक्शन करना है तो किस तरह से फंक्शन करेंगे, कैसे प्रोसीडिंग को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट अध्याय खत्म कर दिया। अब हम चैप्टर 3 की तरफ जो है आगे बढ़ गए हैं, पर यहाँ पर काफ़ी सेक्शंस हैं। अगर सेक्शन को एक साथ डिस्कस कर ले तो आपको नहीं पल्ले पड़ेगा, इसलिए हम एक एक सेक्शन को एक एक लेक्चर सीरीज के माध्यम से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 पीसी एक्ट को। आप पढ़ के जरूर आइएगा, और आप नहीं पढ़ पाते हैं तो इसमें आप अपने आप को इन्फॉर्मेटिव नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, तो खुद को इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, तभी दूसरों को इन्फॉर्मेटिव जो है आप कर पाएंगे। और आखिरी में मेरी वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंचती है, वो उसको सुनता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, तो दुआएं आपको तो मिलनी ही मिलनी है और मुझे भी मिलनी है। तो इस पर्सपेक्टिव में मेरा ये निवेदन हमेशा ही आपसे रहेगा। और आप किसी भी चैनल में मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो, तो मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को जो सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द जो है वो पहुंच सके और उनके बेसिस पर आप लीगल नॉलेज में एक्वाइंट हो सकें, इन्फॉर्मेटिव हो सकें और दूसरों को भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव कर सकें।